हेलो बच्चों, मैं पाके गुप्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.18। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए स्टडी करंट फ्लो इन ए मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। करंट दिया है, करंट डेंसिटी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ए स्टडी करंट फ्लो इन ए मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एक वायर दिया हुआ है। वायर इस तरह का है, इसका एरिया कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर पतला है, कहीं पर मोटा है। इस वायर को बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है जिससे इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है? करंट है, करंट क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी तो करंट कांस्टेंट रहेगी। करंट, बाकी करंट डेंसिटी जे होता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो ये भी एरिया पर डिपेंड करेगा, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगी, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया पर डिपेंड करती है। तो केवल एक क्वांटिटी रहेगी करंट जो फिक्स रहेगी। तो ये एक आंसर है। ओनली करंट जो है फिक्स रहेगी, यह एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी बिकॉज द रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बी में क्या कहा जा रहा है? इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। क्या ओम्स लॉ सभी कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर, डायोड इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल इट फेल्स इन डिवाइस लाइक वैक्यूम डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रायोड। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं उसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं सी। ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। देखिए एक सप्लाई सोर्स है एस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को कनेक्ट किया जा रहा है, ये है कैपिटल आर। तो लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सप्लाई सोर्स है, लो वोल्टेज का है, इससे हमें मैक्सिमम करंट आई फ्लो करानी है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। अब देखिए इससे जो करंट फ्लो हो रही है, करंट का फार्मूला होता है, इसका ईएमएफ है ई, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल आर, ये फार्मूला होता है। करंट मैक्सिमम कब हो सकती है? आई मैक्स कब होगी? देखिए ईएमएफ फिक्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिस डिवाइस को करंट दी जा रही है वो भी फिक्स है। तो आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि इसकी वैल्यू लो होगी, कम होगी, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसकी वैल्यू भी लो आएगी, इसकी वैल्यू भी लो आएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की, तो करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है ना? तो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। डी देखते हैं। ए हाई टेंशन एस टी सप्लाई टू से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। देखिए एक सप्लाई सोर्स है एस टी हाई टेंशन, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट है, कैपिटल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है सोर्स, इसका वोल्टेज दिया है वी। तो इसमें कहा जा रहा है हाई टेंशन जो सप्लाई होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। अब देखिए सपोज कीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इसमें करंट फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, तो करंट आई का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू बी अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब जिसमें करंट फ्लो हो रही है इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, या किसी कारण से मान लीजिए जो कैपिटल आर है इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? बी अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू हो गया जीरो, बी अपॉन आर। तो अब यहाँ पर देखिए अगर आर की वैल्यू मिनिमम है, आर की वैल्यू कम है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो ये करंट किस में? सोर्स में से फ्लो होगी जिससे सप्लाई दी जा रही है।
तो ये सोर्स यह डैमेज हो सकता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसकी वैल्यू हाई होगी। यदि वैल्यू हाई होगी तो शॉर्ट सर्किट के केस में तो इसमें से सोर्स में से जो करंट फ्लो होगी वो मिनिमम कम से कम करंट फ्लो होगी, जिससे इसकी सेफ्टी होगी। क्लियर? तो पढ़ें, ए हाई टेंशन सप्लाई मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हाई टेंशन सप्लाई होती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज रखा जाता है। दिस इज बिकॉज लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट एज ए सेफ्टी डिवाइस। तो लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। लार्ज रेजिस्टेंस डज नॉट लेट करंट टू एक्सिड सेफ्टी लिमिट्स। तो यानी जो लार्ज रेजिस्टेंस होता है वो सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा करंट को नहीं बढ़ने देता। क्वेश्चन नंबर 3.19, चूज द करंट अल्टरनेटिव। एलॉय ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर लेस रेजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो देखिए, एलॉय ऑफ मेटल्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी उसमें जो मेटल्स होते हैं उनसे ग्रेटर ज़्यादा होती है या कम होती है। तो जो एलॉय है, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। इसका ये आंसर होगा। भी देखते हैं, एलॉय यूजुअली हैव मच लोअर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। तो एलॉय होता है, एलॉय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो लो होता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेकिन इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना इंक्रीज नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी एलॉय होते हैं, एलॉय का टेम्परेचर कैसे कोफिशिएंट कैसा होता है, लो होता है। तो इसका लोअर सही होगा, बी का लोअर। सी, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय मैग्नीनियम इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, एलॉय मैग्नीनियम इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीनियम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डी, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर एग्जाम्पल अम्बर, अम्बर एक टिपिकल इंसुलेटर होता है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मेटल बाय ए फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻22 10⁻3। तो जो अंबर होता है, अंबर की रजिस्टिविटी और मेटल की रजिस्टिविटी इनका रेशियो जो होता है वो 10⁻22 होता है। क्वेश्चन नंबर 3.20, गिवन n resistance, each of resistance R, how will you combine them to get a maximum minimum effective resistance? What is the ratio of maximum to minimum resistance? अब देखिए, रेजिस्टेंस गिवन है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, कितने गिवन है, n गिवन है। तो n रेजिस्टेंस गिवन है, तो इनसे हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी है, मिनिमम निकालनी है। तो हम जानते हैं जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आती है। कब, n टाइम्स तक। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, R, तो R इक्वलेंट हो जाएगा R प्लस R, कब तक, n टाइम्स। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू n कैपिटल R। तो ये हो गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस फर्स्ट। सेकंड, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस कब होती है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होती है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, कितने, ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे n। तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला 1/R इज इक्वल टू, से R' ले लेंगे, 1/R इक्विवेलेंट कर लीजिएगा, प्लस 1/R प्लस 1/R, कब तक, n टाइम्स। तो 1/R' इज इक्वल टू n/R, तो R' इज इक्वल टू R/n। तो ये आया R, पैरेलल लिख सकते हैं PAR। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस? तो R मैक्स अपॉन R मिनिमम। R मैक्स किस में, पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट
अपॉन आर डैश पैरेलल इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन। एन ऊपर चला जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू आया एन स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज आंसर। What is the ratio of maximum to minimum resistance? This is the ratio of maximum to minimum resistance. अब देखिए भी, given a resistance of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, how will you combine them to get equivalent resistance of 11 by 3 ohm, 11 by 5 ohm, 6 ohm, 6 by 11 ohm? तीन रेजिस्टेंस गिवन है, एक गिवन है 1 ohm का, एक गिवन है 2 ohm का और एक गिवन है 3 ohm का। तो देखिए इनको पहले सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये 1 2 3, तो 1 ohm 2 ohm 3 ohm, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ohm, ठीक। तो 6 ohm कहाँ दिया, तो ये कौन सा हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक। अब तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लूँ, तो एक, दूसरा, तीसरा, तो ये है 1 ohm, ये 2 ohm, ये 3 ohm। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 11 अपॉन 6, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 अपॉन 11। तो 6 अपॉन 11 कहीं दिया है, ये दिया हुआ, यानी ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। अब दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, 1 ohm 2 ohm को, ठीक। ये 1 ohm हो गया, ये 2 ohm हो गया, और इसके सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं 3 ohm। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब देखिए 1 ohm 2 ohm इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश, तो इसका इक्विवेलेंट ले रहा है आर डैश और सीरीज में कनेक्ट है 3 ohm, ठीक। तो आर डैश का फार्मूला हो जाएगा ये R1 R2 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस 2, so R dash is equal to 2 upon 3, so 2 upon 3 plus 3, this point is A, this point is B, ठीक। तो R equivalent is equal to R dash plus 3 ohm, और R dash हम निकाला है 2 upon 3, 2 upon 3 plus 3, so R equivalent is equal to, LCM आ जाएगा 3, तो 2 प्लस 9 11 अपॉन 3 ओम। तो देखिए दिस इज़ द फर्स्ट, तो ये हो गया फर्स्ट, यानी 1 ohm 2 ohm की रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दें और 3 ohm की उसके सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 11 अपॉन 3 ohm। तो 1 हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, बचा सेकेंड। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 2 ohm की रेजिस्टेंस ले रहे हैं और 3 ohm की ले रहे हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं 2 ohm 3 ohm, और इसके सीरीज़ में 1 ohm की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट आर डैश ले रहे हैं, तो देखिए ये हो गया आर डैश, ये हो गया 1 ohm, और आर डैश इज इक्वल टू होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी इन दोनों का पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे। पैरेलल का फार्मूला जानते हो, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 प्लस 3, सो आर डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी क्या आ गया
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डैश प्लस 1। तो आर डैश की वैल्यू कितनी फाइंड की हुई है, यहाँ पर रख देंगे 6/5 प्लस 1। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/5 प्लस 1, एलसीएम 5, तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11/5 ओम। तो देखिए ये आ रहा है 11/5, दिस इज द सेकेंड आंसर। यानी 2 ओम 3 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी सीरीज में 1 ओम की रेजिस्टेंस का कनेक्ट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 11/5 ओम। सी देखते हैं, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। तो ये डायग्राम दिया है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर 1 ओम 2 ओम, ये किस में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सीरीज में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ओम। ये 2 ओम किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो 4 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट, इसका 2 ओम हो जाएगा, इसका 4 ओम हो जाएगा। 1 सीरीज में, तो ये 2 ओम, 2 सीरीज में 4 ओम, तो ये 1 ओम सीरीज में 2 ओम, 2 सीरीज में 4 ओम, 1 सीरीज में 2 ओम, 2 सीरीज में 4 ओम। तो देखिए ये इसका सिंपल सर्किट बना सकते हैं। ये पॉइंट यदि ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये 2 ओम, इधर नीचे 4 ओम, 2 ओम, ये वाली 2 ओम इधर आ गई, 4 ओम इधर आ गई, 2 ओम ये इधर आ गई, 4 ओम इधर आ गई, 2 ओम इधर आ गई, 4 ओम इधर आ गई। 2 ओम 4 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट R1 R2/R1 + R2, 2 × 4/2 + 4, तो कितना होगा 4 2 = 8, 8/6, 4/3, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 4/3 ओम, तो ये 4/3 कनेक्ट है। ऐसे ही 2 ओम 4 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 4/3 ओम, तो ये 4/3 ओम की रेजिस्टेंस हो गई। 2 ओम 4 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 4/3 ओम, तो ये 4/3 ओम की रेजिस्टेंस हो गई। 2 ओम 4 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 4/3 ओम, तो 4/3 ओम की ये रेजिस्टेंस हो गई। तो इस पूरे सर्किट को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ये तीसरे स्टेप में 4/3 ओम + 4/3 ओम + 4/3 ओम + 4/3 ओम, ये रेजिस्टेंस किस क्रम में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। ठीक, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये R1 है, R2 है, R3 R4, तो R1 + R2 + R3 + R4 इज इक्वल टू 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 16/3 ओम। तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 16/3 ओम। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये R है, तो देखिए यहाँ करंट हम फ्लो कराते हैं, यहाँ से करंट देखिए इसमें आई, करंट आगे गई। करंट यदि डिवाइड नहीं हो रही है तो वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो करंट देखिए यहाँ से पहले में जा रही है, फिर दूसरे में जा रही है, फिर तीसरे में जा रही है, चौथे में जा रही है, 5 में जा रही है, सेम करंट जा रही है, तो सब सीरीज में कनेक्ट है। तो इसको हम इस तरह मान सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये R है, R, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो देखिए कितने हैं 5R। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 R + R4 + R5, तो 5R। ठीक, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5R। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 24 देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।